हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस संविधान से रिलेटेड एक बार फिर से जो संसद से संबंधित प्रश्न हैं उनकी 15 क्वेश्चन की दूसरा वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है। तो पहला है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय। और चौथा ऑप्शन है बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो दोस्तों इसमें ये सीधा अपन देखें तो फैक्ट ही है कि शून्यकाल क्या होता है, और इसका सही उत्तर है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच जो समय होता है जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर ही प्रश्न उठाते हैं वो। ठीक है, तो अपना सही उत्तर है बी। सबसे पहले अब जैसे अब इसमें प्रश्नकाल लिखा है, तो प्रश्नकाल में भी ये प्रारंभ होता है और इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि तारांकित, अतारांकित और एक अल्प सूचना संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपने कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। लोकसभा के कर्तव्य होते हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है वो अपन को बताना है। सबसे पहला है कि अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है या नहीं। एकदम सत्य कथन है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में शायद ऐसा कि क्वेश्चन आया था जिससे संबंधित कहा था कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। तो धन विधेयक को हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करेगा और राष्ट्रपति को सूचना भी लोकसभा अध्यक्ष ही देगा। बाकी मंत्रिपरिषद से संबंधित सलाहों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन इससे संबंधित सूचना ये अध्यक्ष ही देगा। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। सी, अध्यक्ष के पास शून्यकाल को कम करने या निरस्त करने की शक्ति है। अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को नामित करता है। तो दोस्तों सी और डी तो ऑप्शन ये लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य आते हैं, लेकिन बी ऑप्शन में हमें थोड़ा सा देखना बहुत कोई हार्ड नहीं है कि जैसे ये शब्द लिख के आ गया उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा में, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो वहाँ चर्चा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की चर्चा हमेशा इस लोकसभा में ही होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। अगर कोई प्रस्ताव लाए तो भी पहले लोकसभा में लाया जाएगा। तो इस तरीके से अपना इसका ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत होने के नियम का क्या आशय। व्यक्तिगत का आशय है कोई भी जैसे विधेयक है वो लैप्स हो जाता है। लैप्स कब, किस स्थिति, किस परिस्थिति में होगा, क्या उसके लिए प्रावधान है। उसमें से अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही है जो ढूंढना है। संसद में लंबित सभी विधेयक इसके सत्रावसान के साथ ही व्यक्तिगत हो जाते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, इसमें लंबित विधेयक सत्रावसान एक शब्द आया है। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान जैसे सत्र है, 3 मुख्य रूप से 3 तरह के सत्र होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। जैसे शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, फिर ये बजट सत्र है वगैरह। ठीक है, तो इनमें ये सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान के बाद नई बैठक या सत्रावसान जैसे राष्ट्रपति करता है, और स्थगन करता है लोकसभा, ये जो अध्यक्ष होता है उसका या सभापति। तो सत्रावसान के बाद कोई भी विधेयक लैप्स नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है किसी मंत्रालय की अनुदान मांग व्यक्तिगत हो जाती है यदि विभागीय संबंध समिति, इसमें क्या आ रहा है, विभागीय संबंध समिति इसे अनुमोदित कर देती है। तो ये विभागीय संबंध समितियां जितनी भी है वो परामर्शदात्री है, न कि निर्णायक। तो वो ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने अनुमोदित कर दिया तो व्यक्तिगत हो जाएगा। तो ये भी गलत है ऑप्शन। विनियोग विधेयक व्यक्तिगत हो जाता है यदि इसे राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में वापस न कर दिया जाए। ये भी ऑप्शन 14 दिनों में भीतर अगर वापस, ये मतलब पारित माना जाता है 14 दिनों अपने पास रखे राज्यसभा। और चौथा है विधानमंडल द्वारा दत्तमत सभी विनियोग विधेयक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें अपना ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं विनियोग विधेयक। तो
ये ऑप्शन अपना एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल फैक्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान न्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। सीधा सा फैक्ट है। ये चीज़ में मतलब एक पीछे कोई क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि भी ये जो किसी भी सदन के हो, मंत्री हो, पहले तो मंत्री, और दूसरी चीज़ है ये जो महान न्यायवादी होता है, इन दोनों को सदन की मतलब दोनों सदनों की कार्रवाई में बैठने मतलब कार्य में भाग लेने का और बोलने का अधिकार होता है। मतलब ये दोनों क्लासों में जा सकते हैं। बाकी जैसे कि लोकसभा कोई सदस्य है जो किसी मंत्री पद पर आसीन नहीं है, तो वो सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेगा, या एक होता है संयुक्त बैठक, उसमें भाग लेता है न, और इसके अलावा राज्यसभा में नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि जो गृह मंत्री है वो राज्यसभा में भी अपना भाषण देते हैं और लोकसभा में देते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा में देते हैं, राज्यसभा में देते हैं, तो ये मंत्री पद पर है तो ये दोनों सदनों में आ जा सकते हैं, ये कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो अपना इसका जो सीधा फैक्ट है कि ये अनुच्छेद 88 में होता है। अनुच्छेद 88 में है क्या कि ये जो प्रावधान दिया गया है कि कोई भी मंत्री और महान न्यायवादी संसद के दोनों सदनों में की कार्रवाई में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है। इसका मत का भी अलग प्रावधान है। महान न्यायवादी को शायद मत देने का प्रावधान नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं जिनमें से कौन सा सही है वो हमें ढूंढना है। पहला है राज्यसभा के मूल को 1919 की बात आई, मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात है, कि विगत वर्षों में खोजा जा सकता है जब भारत सरकार अधिनियम एक और शब्द आया है। अगर आपने इसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जरूर आया। का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये उससे संबंधित नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सर्जन किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम। इससे पहले आया था 1909। ठीक है, उनका 2 विशेष नाम भी है, आप जानते होंगे। 1909 वाले का है मार्ले मिंटो सुधार आयोग, और दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1909 में एक विशेष प्रश्न हमेशा मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का उल्लेख या प्रावधान किस में किया गया, तो वो 1909 वाले में है। और 1919 में ये कथन भी सत्य है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया था। चलिए प्रश्न इसमें दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा को घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय को संदर्भ में विद्या निर्मित करे। ये एकदम सही है अनुच्छेद 249 के तहत। तो इसमें दोनों कथन आपके सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं, जिनमें सत्य है वो हमें बताने। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। हम जानते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत या नाम निर्देशित करता है कि जो 3-4 क्षेत्र है जिनमें वो विशिष्ट कार्य किए हैं उन्होंने। ठीक है, जैसे ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं, तो उनको दिया ये मनोनीत किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के मतलब खेल के क्षेत्र में ये जैसे कला ही मान सकते हैं, विशिष्ट कार्य किया तो उनको ये, और एक अभिनेत्री रेखा है वगैरह, बहुत सारे सदस्य। राष्ट्रपति के पास सांविधिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्त करने और पद से हटाने की परम शक्ति। इन दोनों ऑप्शनों में बहुत ही विचार योग्य चीज़ है कि इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगर आपने डीप से पढ़ा है तो ये शब्द या तो आया या नहीं आया। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति के पास एक तो नियुक्त करने की और दूसरा है हटाने की। ठीक, इन दोनों चीज़ों में अपन को ध्यान रखना है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की इसमें सलाह आवश्यक नहीं है 12 सदस्यों को मनोनीत करने की। ठीक है, और दूसरे में है राष्ट्रपति किसी सांविधानिक ये जो सांविधिक पद है, निकाय है, उस पर ये अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो करता है, लेकिन उसको हटाने का कोई अधिकार नहीं है। हटाने की प्रक्रिया अलग है।
ठीक है, जैसे किसी राज्य लोकसभा आयोग या अपने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो उस पर कोई अगर मान लो अपराध का आरोप लग जाता है, तो उसको हटाने की विधि जो मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, या जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उसके द्वारा होता है, ना कि राष्ट्रपति सीधा हटाते। तो क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, इसमें तो अपना ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां आ गया, प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंध नहीं है। तो इसमें अपन लोग देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करता है। ये आपने पीछे डिस्कस किया था, जो एक लोकसभा वाला अध्यक्ष का संबंधित प्रश्न आया था, उसमें दिया हुआ था। दूसरा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिणत किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को सुनिश्चित करता है। यही अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि धन विधेयक की बात आई है और प्रमाणित किया जा रहा है और राष्ट्रपति को सूचना भी दी जा रही है। तो किसके द्वारा दी जाएगी? ये दी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये अपना सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है ही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगली 8 सीधा फैक्ट है अपने पास। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। बहुत सिंपल सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इसकी जो शब्दों की है हेरा फेरी वो समझ ली, तो ये अपना ऑप्शन फटाफट से सही हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही काम के नहीं है, जैसे निर्वाचित। अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई निर्वाचित नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और उसको 6 महीनों के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। मनोनीत तो होता नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हो गए। फिर चयनित और नियुक्त। जैसा कि हम मान लेते हैं हम एक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं और हमारा चयन हो गया, तो चयन हो गया तब तक हम शिक्षक थोड़ी बन गए, ठीक है। हमारे शिक्षक कब बनेंगे? शिक्षक बनेंगे जब हमारी नियुक्ति हो जाए। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री का वही है कि अगर प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 10वां, भारत के महान्यायवादी को क्या है? संसद निर्वाचित करती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सीधा सिंपल है कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति इसके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। कौन? महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्य में भाग ले सकता है? तो यहाँ लोकसभा से राज्यसभा में आने की बात कह रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा का कौन? कोई भी मंत्री होगा। अभी मैंने पीछे बताया था, अनुच्छेद 88 के तहत कोई भी मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन में बोलने और कार्य में भाग ले सकने का अधिकारी है। तो इसका अपने ऑप्शन, बाकी वाले तो बिल्कुल भी, जैसे राज्यसभा का मनोनीत सदस्य कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति वहीं बैठा रहेगा, राज्यसभा का सदन का नेता वो भी वहीं, अगर मंत्री है तो सी। तो ऑप्शन सही है आपका, अगर कोई मंत्री है तो ही वो जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीधा फैक्ट है एक, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो ये सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए होते हैं, संसदीय कार्रवाई के अगर सत्र चल रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वगैरह बहुत सारे प्रावधान। तो उसमें अपना ऑप्शन है 105, अनुच्छेद 105 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां, उससे पहले जो ऊपर वाले ऑप्शन है वो सही थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसमें एक प्रावधान किया गया था जो हम इस ऑप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम बार उसकी सलाह से बंधा नहीं कि राष्ट्रपति एक बार कह दिया तो राष्ट्रपति साइन कर दे। दूसरा, राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, स्वयं तो ले ही नहीं सकता, सलाह तो है, सलाह तो ऑप्शन में ही कहा गया है। प्रश्न में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता,
ये भी गलत है। तो अपना ऑप्शन ये जो डी है इसमें कहा गया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक साइन के लिए भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये प्रावधान किया गया था संविधान संशोधन 44वें 1978 को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद मंत्री नहीं रह सकता। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के पर, ये भी सही है। और बी भी सही है कि एक मंत्री जो अगर संसद का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद मंत्री नहीं रह सकता। अगर उसने सदस्य नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। अगर सदस्यता ग्रहण कर ली तो मंत्री रहेगा। अगर वो 6 माह की अवधि के बाद वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो वो हट जाएगा। तो ये कथन भी सही है, सी भी सही है। डी क्या कह रहा है, मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची में भी निर्दिष्ट है। दूसरी सूची में वही निर्दिष्ट है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन अपन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि मंत्रियों का शब्द आ गया तो वहाँ दूसरी अनुसूची है, उसमें किनका है, संवैधानिक पदों पर कार्यरत, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, और भी देखें तो ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वगैरह के न्यायाधीशों का, उनका है दूसरी सूची में, उनके वेतन भत्तों के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन अपने सही, इसका उत्तर होगा डी। चलिए अंतिम क्वेश्चन, अपने 15 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका अंतिम क्वेश्चन आ गया। अंतिम क्वेश्चन अपने आ गया। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किस संबंध में, मतलब कौन सा ऐसा विधेयक या कार्य है जिसके संबंध में दोनों सदनों की बैठक आवश्यक होती है या प्रावधान किया जा सकता है। और ये इस संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और इन सब में से सी ऑप्शन है, जिसमें सामान्य विधेयक के लिए ही केवल दोनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, बाकी किसी के लिए प्रावधान नहीं है। इनके लिए अलग अलग तरह से, मतलब जो भी है विधेयक वगैरह पारित होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपने होगा सामान्य विधेयक कोई होगा तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो ये 15 क्वेश्चन थे पूरे हुए। आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी आता है डीप में, ठीक है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को ज़रूर परखिए। धन्यवाद।